नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड की पावन तीर्थ नगरी देवप्रयाग की, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर एक भव्य और अलौकिक दृश्य देखने को मिला है। संगम तट पर देवी देवताओं की बता दें दिव्य डोलियां आई हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान किया है। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु भाव विभोर भी हो गए। केदारनाथ धाम में आई मां चामुंडा, काली मठ से आई मां काली माई और आपको बता दें सेम मुखेम से आए भगवान नागराजा की डोलियों का संगम भी देखने लायक था। खास बात यह रही है कि मां काली की डोली 15 साल बाद देवप्रयाग आई। भक्तों ने कठिन पदयात्रा और नंगे पांव चलने का संकल्प लेकर इसे यहां लाया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको बता दें डोलियों ने स्नान किया और पूरा संगम क्षेत्र भक्ति और ऊर्जा से भर गया। ढोल दमाऊ की थाप और भक्तों के जयकारों ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया है। स्नान के बाद सभी डोलियों ने रघुनाथ मंदिर में अर्घ दिया है। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी भीड़ लगी रही। बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इन डोलियों का स्वागत भी किया है। बता दें यात्रा समिति के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि डोलियां अब विभिन्न पड़ावों से अपने गंतव्य की ओर लौटेंगी। मां काली की डोली जनवरी अंत तक काली मठ पहुंचेगी और अगले साल केदारनाथ, बद्रीनाथ और पंचगाई भ्रमण के साथ आयुत यज्ञ का आयोजन भी होगा। बता दें भक्त, पुजारी और स्थानीय लोग इस अवसर पर उपस्थित भी रहे और दिव्यता का अनुभव भी किया। टीवी अवसर पे हम देवप्रयाग प्रयागराज में आए हैं और जिसमें देखने को मिल रहा है बहुत भीड़ भाड़ है और हम मकर संक्रांति के अवसर में यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारे सभी पर्व, हमारे त्योहार आज के दिन के पश्चात प्रारंभ हो जाएंगे और आज सूर्यदेव उत्तरायण हो रहे हैं और जो कि हम सबके लिए एक खास और उल्लास का दिन है और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से पर्व को मनाने आए हैं। यहाँ पे समस्त देवी देवताओं की डोली भी आई है और उन्होंने स्नान भी किया है और बहुत ही सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। पूजा और त्योहार उत्सव सब जगह मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। नाम विक्रम सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। विक्रम सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो अभी प्रेजेंट में मैं टिहरी डैम में जॉब कर रहा हूँ। तो हम लोग जो आज देवप्रयाग में संगम घाट पे स्नान करने के लिए आए थे। सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे कि हम अभी देवप्रयाग संगम पे है और यहाँ लगातार आज देव डोलियां आ रही है। सबसे पहले यहाँ काली मठ की डोली आई, फिर दारी देवी की और फिर अभी हम भी एक नरसिंह भगवान की डोली में आ रखे हैं, ये हमारे पास के गांव से। और यहाँ लगातार आज एक देवताओं का संगम हो रहा है इस पावन प्रयाग में। पंच प्रयाग में सबसे पवित्र प्रयाग माना गया है देवप्रयाग और यहाँ लगातार देव डोलियां आ रही है। और यहाँ आज लगभग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 3000 लोगों ने लगभग यहाँ पे दर्शन किया और यहाँ पे आज के दिन पे विवाह भी हुई क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुका है, इसलिए शादी का आज पर्व भी था। 3 शादियां भी हो चुकी है, 2 अभी आप अगल बगल देखेंगे तो 2 शादियां भी हो रही है। और यहाँ आज कल रात को काली मठ से देवी आई थी, जिनके साथ के 500 आदमी भी साथ में आए थे। उनकी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूरे रघुनाथ मंदिर द्वारा यहाँ देवप्रयाग में की गई। आज मकर संक्रांति का दिन है तो हमारे उत्तराखंड में रिवाज है कि देव डोलियां आती है गंगा स्नान करने के लिए। ये देवप्रयाग का गंगा संगम है, त्रिवेणी संगम है, अलकनंदा भागीरथी सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, गंगा का जन्म स्थान है। तो गंगा में देव डोलियां नहाने आती है। सुबह 3 बजे से डोलियां नहा रही है। बहुत अपार जन समूह यहाँ पे उपस्थित है, सुबह से उपस्थित है, मतलब 4 बजे सुबह से उपस्थित है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल से, जहां मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी उत्तरायण की शुरुआत होती है। इसे नई फसल, ऋतु परिवर्तन और बता दें सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है।
कुमाऊं क्षेत्र में इस अवसर पर घुघुतिया पर्व बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पर्व का मुख्य आकर्षण है घुघुत, जो गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाए जाते हैं। इन्हें अलग अलग आकार देकर बच्चों के गले में माला की तरह पहनाया जाता है। बता दें, पर्व की सुबह बच्चे घरों की छतों और आंगनों में जाकर कौवे को बुलाते हैं और पारंपरिक स्वर में गाते हैं। साथ ही इसके बाद कौवों को घुघुत खिलाए जाते हैं। ये दृश्य हर साल घुघुतिया पर्व की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत कर देता है। स्थानीय प्रधान विनोद जोशी ये भी बताते हैं कि ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और बच्चों में प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव जागृत करती है। वहीं बता दें, स्थानीय निवासी दीप चंद्र तिवारी भी ये कहते हैं कि ये पर्व हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं को मजबूत बनाता है। घुघुतिया पर्व न केवल बच्चों के लिए आनंद का अवसर है, बल्कि ये प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का तरीका भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। त्योहार जो है वो उत्तराखंड में एक विशेष सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पूर्व से ही बड़े खास घरों में तैयारी की जाती है और घुघुते बनाए जाते हैं, खजूरे बनाए जाते हैं और फिर अगले दिन जो है पक्षी को यानी कौवे को बुलाया जाता है कि आप आओ और इस घुघुते को, ये हमारे द्वारा बनाए गए पकवान को खाओ। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा लोक परंपरा के रूप में पशु पक्षियों के लिए, हमारे पितरों के लिए मनाया जाने वाला एक सौहार्दपूर्ण और बच्चों पर विशेषकर ये खास त्योहार रहता है। पानी का पर्व है यहाँ पर को, जिसको हमारे यहाँ पहाड़ी अंचल में कहा जाता है कि घुघुतिया का त्योहार। जहाँ सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाता है, वहाँ पर को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में बढ़ता है, तो दिन बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं। थोड़ा जाड़ों के दिन कम होने लगते हैं, यहाँ पर से थोड़ा रातों में अंतर पड़ जाता है। तो उसके बाद जो बच्चों के लिए अनुभव होता है यहाँ पर को, जो घुघुतिया का त्योहार कहते हैं, जो आटे, गुड़ और चीनी या कहीं फिर आप तेल मिक्स करके आटा गूंथा जाता है, उसके एक लोई बना करके उससे आपका घुघुतिया तैयार किया जाता है, जिसकी माला बनाई जाती है। वो माला बच्चे गले में पहन करके ये मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह सुबह काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, ये कहते हैं कौवे को बुलाया जाता है। कौवे हमारे पितरों का प्रतीक माने जाते हैं। तो पितरों के साथ में एक संपर्क वाली बात है, हमारा जो जुड़ाव रहा है प्रकृति के साथ में या हमारे पितरों के साथ में या फिर हमारी जो अपनी आस्था है, तो उससे जुड़ाव का एक पर्व है मकर संक्रांति। तो उस समय काले कौवा काले जो हमारे यहाँ घुघुतिया पर्व कहा जाता है, तो ये बच्चे बड़े उत्साह से मनाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर शहर में चल रहे विक्रमों का सत्यापन शुरू किया गया है। बता दें, इस दौरान एआरटीओ चक्रपाणी मिश्रा ने यह भी बताया कि परिवहन विभाग लगातार वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है। इस सत्यापन के दौरान वाहन स्वामियों के जरूरी दस्तावेज देखे जाते हैं और वाहन की स्थिति की जांच भी की जाती है। चक्रपाणी मिश्रा ने यह भी कहा कि इस अभियान से न केवल वाहन की फिटनेस का पता चलता है, बल्कि ये सवारियों और वाहन चालकों दोनों के लिए उपयोगी भी साबित होता है। वहीं विक्रम संगठन के सचिव संजय अरोड़ा ने यह भी बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है और लोग सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चला सकते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान शहर के प्रमुख हिस्सों में यह अभियान चल रहा है। बता दें, लोग इस पहल को सराह भी रहे हैं और वाहन स्वामियों के लिए ये जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी है। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट बांधें और दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। इस तरह के अभियान से न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलती है, माफ करिएगा, बल्कि यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड में देख रहे हैं, परिवहन विभाग देहरादून द्वारा जो भी हमारे विक्रम वाहन हैं, इनकी भौतिक दशा, यांत्रिक दशा दोनों ठीक हो, ताकि जो यात्री इसमें चलते हैं वो एक सुरक्षित सफर कर सके और उनका सफर आरामदायक भी हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये अभियान पुलिस विभाग के सहयोग से चला रहे हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि एक हमारी टीम लगी हुई है। जो भी विक्रम वाहन यहाँ पर है, उनकी हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यांत्रिक दशा भी ठीक हो। उसमें जो ड्राइवर्स हैं
वो भी उनको भी हम लोग उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक कर रहे हैं, व्हीकल के भी सारे पेपर्स को चेक कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारा प्रयास ये है कि हम इंश्योर कर सकें कि जो सड़क का सफर हो वो सुरक्षित सफर हो। देखिए, मैं विक्रम जन कल्याण सेवा समिति से संजय अरोड़ा हूँ। देहरादून में हमारे 25 किलोमीटर रेडियस परमिट के हमारे जितने 516 विक्रम संचालित हो रहे हैं देहरादून के अंदर, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की दृष्टि से अगर भी हम देखें इस कार्यक्रम को, तो सभी कमर्शियल वाहन के जो हमारे ड्राइवर है ये सभी हमारे इस दायरे में आने चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि लाइसेंस होल्डर ड्राइवर उसका एक हथियार है अपना, और ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें कई बाधाएं आती हैं। जैसे भगवान न करे कोई दुर्घटना ड्राइवर का घट जाती है, उसको लाइसेंस वैध नहीं है तो क्लेम लेने में बड़ी दिक्कत होती है उसको, और वैसे भी ड्राइवर के पास तो वैध लाइसेंस होना चाहिए। और उत्तराखंड के अंदर हमारी देहरादून की राजधानी है जहां हम लोग संचालित कर रहे हैं अपने विक्रमों को देहरादून के अंदर, तो संचालन चलते हुए हमारे जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, हमारे विक्रम के संचालक हैं जो इस रोजगार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से इस सप्ताह को सड़क सुरक्षा सप्ताह। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से है, जहां तेज रफ्तार बुलेरो वाहन ने सड़क पर चल रहे 2 बाइक सवार और एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि बुलेरो वाहन बहुत तेज गति में चल रही थी और अचानक चालक का नियंत्रण छूट गया। इसके कारण पहले एक बाइक, फिर दूसरी बाइक और उसके बाद स्कूटी टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि तीनों वाहन सड़क पर गिर गए और लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल भी भिजवाया गया है। बता दें, पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बुलेरो वाहन को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में भी ले लिया गया है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने यह बताया है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना इस हादसे की मुख्य वजह अभी तक मानी जा रही है। घायलों की स्थिति पर अस्पताल में नजर रखी जा रही है और आवश्यक इलाज भी उनका चल रहा है। साथ ही पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि हादसे के पीछे और कोई कारण तो नहीं था। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर हमेशा सावधानी बरतें, गति सीमा का पालन करें और हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में शीतकाल के दौरान आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने, आपको बता दें, अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के कारण कई जगहों पर मार्ग बंद हो जाते हैं और कई बार राशन व दवाइयों की उपलब्धता में परेशानी भी आ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने पहले से ही सभी जरूरी इंतजाम अब कर लिए हैं। विभाग ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि मार्च तक के लिए आवश्यक राशन सामग्री एकत्रित की जाए और दवाइयों का भी सही भंडारण किया जाए। इसके साथ ही शीतकाल में गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। पहले से ही ये सब सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने यह भी बताया है कि जिन इलाकों में भारी बर्फबारी होती है वहां बर्फ कटाई मशीन और अन्य जरूरी उपकरण पहले से तैयार रखे जाएंगे। इस तैयारी से विभाग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी तरह की आपदा या कठिन परिस्थिति में लोगों को समय पर मदद मिल सके और जीवन सुरक्षित उनका रहे। आपदा प्रबंधन विभाग की यह योजना लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वह विभाग की सलाह माने और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहें। इस तरह विभाग ने किसी भी मुश्किल हालात से निपटने की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली है। यह हादसा एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही के खतरे को सामने लाता है। देखिए, तैयारी हमारी पूरी है। जहाँ जहाँ सड़कें बंद होने की संभावना होती है वहाँ आवश्यक जो उपकरण हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने के कारण रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके समुचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत थी, उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में, हॉस्पिटल में लाएँ, उनको इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है।
और जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फ़ पड़ने के कारण रास्ता ब्लॉक होता है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जेसीबी मशीनें, चूना, नमक, मजदूर और अन्य संसाधन उपलब्ध रखें, स्नो कटर और बाकी चीज़ें रखें, ताकि जब भी कहीं रास्ता बंद होने की संभावना होती है तत्काल रास्ते को खोल के लोगों को राहत पहुँचावें और लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत न होने पावे, इसके लिए कहा गया है। जी बता दें, जहां हाल ही में गुलदार की सक्रियता ने इलाके में दहशत मचा दी है। कोटरा, संतूर और आपको बता दें आसपास के गांव में गुलदार की मौजूदगी की पुष्टि वन विभाग ने की है। वन विभाग ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ग्रामीणों से विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि गुलदार की सक्रियता बढ़ने से ये लोगों और पालतू जानवरों के लिए खतरा बन सकता है। इस खतरे को देखते हुए अब वन विभाग ने इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। ग्रामीणों से अनुरोध भी किया गया है कि रात में अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। अगर बाहर जाना ज्यादा जरूरी हो तो अकेले ना जाएं और हाथ में टॉर्च या झंडा जरूर रखें। छोटे बच्चों को रात में सुरक्षित कमरे में रखें और मवेशियों व पालतू जानवरों को खुली जगह पर ना छोड़ें। साथ ही घर के आसपास झाड़ियों की सफाई रखें और रात में पर्याप्त रोशनी का इंतजाम भी करें। वन विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी गुलदार या संदिग्ध गतिविधि को देख तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर आप सूचित करें। खुद से गुलदार को भगाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। प्रशासन और वन विभाग आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है, लेकिन ग्रामीण की सतर्कता ही इस खतरे को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है खटीमा उधम सिंह नगर से, जहां आपको बता दें बाबा भीमसेन मंदिर समिति ने समाज के 5 निर्धन कन्याओं का विवाह भव्य रूप से संपन्न कराया है। विवाह समारोह वार्ड नंबर आपको बता दें 14 स्थित बाबा भीमसेन मंदिर में आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन मंदिर के संरक्षक मीरा सोनकर और अध्यक्ष बाबा नंदलाल गिरी की देखरेख में हुआ है। बारात रेलवे स्टेशन रोड से होते हुए पीलीभीत रोड के मार्ग से मंदिर पहुंची। बारात में बता दें विभिन्न प्रकार की झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया है, जिसने समारोह को और भी आकर्षक बना दिया। विवाह संस्कार पंडित भानु प्रताप की उपस्थिति में संपन्न हुए और साथ ही समिति की ओर से कन्यादान में बड़े अलमारी, सिंगारदाना, बर्तन और कपड़े सहित कई उपयोगी उपहार कन्याओं को भी दिए गए हैं। समारोह के अंत में बता दें विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने भाग भी लिया है। इस पहल के माध्यम से समिति ने न केवल कन्याओं का विवाह भव्य रूप से संपन्न कराया, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। समिति के अध्यक्ष बता दें बाबा नंदलाल गिरी और अन्य सदस्यों ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि इस प्रकार के कार्य समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। इस प्रकार बाबा भीमसेन मंदिर समिति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि समाज सेवा और धार्मिक कार्य एक साथ सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराजा भूमसेन की भूमि है और बहुत प्राचीन मंदिर है बाबा भूमसेन का। और इसी बाबा भूमसेन प्राचीन मंदिर में जन सेवा कल्याण समिति श्रीमती मीरा सोनकर जी बाबा जी के द्वारा, बाबा नंदलाल गिरी के द्वारा चलाई जा रही है। उसके जरिए 2018 से लेकर लगातार हर वर्ष ये निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जाता है। विगत वर्ष की बात, इस वर्ष भी 5 निर्धन कन्याओं का विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें सारे लोग आसपास के इस संस्था के साथ साथ निर्धन मंदिर से जुड़े लोग सभी अपना सहयोग देते हैं और ये कार्यक्रम होते हैं। रुक करते हैं अब ऐसी खबर की ओर जिसके बारे में जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा महाघोटाला सामने आया है। डॉक्टर रावत ने यह भी बताया है कि मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में 142 एकड़ सरकारी भूमि को निजी कंपनियों को सौंपा गया है। ये भूमि 1 करोड़ वार्षिक रुपयों की नामांकन लीज पर 15 साल के लिए दी गई, जिससे राज्य को लगभग 2900 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि एडीबी से लिए गए 2300 करोड़ के लोन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोन स्थानीय विकास के लिए था, लेकिन इसे आचार्य बालकृष्ण से
जुड़ी निजी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। डॉक्टर रावत ने यह भी कहा कि इस मामले में पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज, मसूरी विधायक गणेश जोशी और नगर पालिका प्रशासन की भूमिका गंभीर है। उनका कहना है कि ये सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संरक्षण में हुआ। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि स्थानीय ग्रामीणों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है और संवेदनशील इलाके में भारी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 120-150 डेसिबल शोर और कमर्शियल एयर सफारी के जरिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है। डॉक्टर रावत ने आरटीआई के माध्यम से भी निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं उजागर की हैं और इस घोटाले की गंभीर जांच की मांग भी कर दी है। ये मामला अब राज्य के लिए बहुत गंभीर है और जनता इसे लेकर जागरूक हो रही है। देखिए, लोकल फॉर वोकल की ये कहानियां गा रहे थे, गाथा गा रहे थे पिछले 10 सालों से। कहाँ है लोकल फॉर वोकल? बेरोजगार जो हमारे युवा हैं वो धक्के खा रहे हैं और बाहर के लोगों को प्रॉपर्टियां, हमारे हेरिटेज जहां पर के हजारों लोगों को वहां पर रोजगार मिल सकता था, वहां पर अगर आप 50-100 छोटी छोटी पहाड़ी दुकानें लगाते तो लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ के लोकल लोगों को। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपना पेट डकारा, आपने अपना पेट भरा, उसके बाद जाओ भाग में। तो वो वाली नीति जो है ये लोग चलाने का काम कर रहे हैं। और एक आपके चैनलों के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी कि वहां पर 40 डेसिबल से ऊपर, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है और हमारे वहां बहुत पशु पक्षी जानवर हमारे सब वहां पर रहते हैं, और आपने कहीं ना कहीं वहां पे 2 हेलीकॉप्टर्स 130 तक भी उस डेसिबल की संख्या जा रही है। वहां पर आवाज जो है, घनी जो आवाज है वो बहुत भयंकर होती है। वहां पर आपने 2 हेलीकॉप्टर्स को वहां पे संस्तुति दे रखी है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब मैंने खुद ने आरटीआई लगा के मांगा उनसे कि भाई आप हमको इसके डॉक्यूमेंट्स दो कि आप किस नीति से 2 हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं, उनके पास कोई एनओसी नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उनके पास सत्ता की ताकत और सत्ता की हनक जरूर है। तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हम लोग उनको कह के भी नहीं, कुछ उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ साफ कह सकते हो आप कि कैसे आप 2 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। आपने 11 एकड़ जमीन जो है वो लोकल को तो छोड़िए, आप बाहर के लोगों को बुला करके अपने खास। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। खबर पौड़ी जिले के ग्राम उबाड़ा में एक गंभीर घटना सामने आई है। बता दें, सुबह 6 बजे नहाकर घर लौट रहे नेपाली मूल के लक्ष्मण नामक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया है, उसे मौत के घाट उतार दिया है। ग्रामीणों ने मृतक का, आपको बता दें, अधखाया शव झाड़ियों में पाया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने शव उठाने से पहले गुलदार को शिकार करने का आदेश मांगा। इस दौरान ग्रामीणों ने वन मंत्री और पौड़ी विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की है। दोपहर बाद वन विभाग को गुलदार को शूट करने के आदेश भी मिले। बता दें, विभागीय टीम ने क्षेत्र में सोलर लाइव कैमरा और कैमरा ट्रैप लगाकर गुलदार की गतिविधियों पर नजर भी रखी है। बता दें, उप जिलाधिकारी दीक्षित जोशी ने यह भी बताया है कि गुलदार की सक्रियता को देखते हुए आसपास के स्कूलों को बंद करने के जल्द से जल्द निर्देश भी दिए जाएंगे। साथ ही वन विभाग के डीएफओ, आपको बता दें, मातिम यादव ने यह भी कहा है कि टीम लगातार निगरानी रखेगी और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है। साथ ही ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की अपील भी की है। स्थानीय नेता और ग्राम प्रधान ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें, ग्रामीणों की राय में यह घटना उन्हें चेतावनी देती है कि वन्य जीव और इंसान के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। इस गंभीर स्थिति में प्रशासन और वन विभाग ने हर जल्द जरूरी कदम उठाने की बात भी कही है। बताया फिलहाल के लिए जब तक बाघ को शूट नहीं किया जाता है तब तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश निकालेंगे। इस क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे ये संवेदनशील क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं सबको बंद रखना पड़ेगा जब तक शूट नहीं होगा। ये ग्राम सभा बाड़ा का है, ये ठीक 6:15 बजे की गणना है और ये गणना हमारे क्षेत्र की दूसरी गणना है और गांव की दूसरी गणना है। इससे पहले 12 तारीख पिछले मैंने यहाँ बालू भी देखा था, उस समय भी हमने फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया था। और आज ठीक है, उस 1 महीने बाद यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नेपाली मूल का जो लेबर हमारे साथ काम करता था, सुबह 6 बजे उसको यहाँ से तेंदुआ उठा के ले गया। गांव के सेंटर का प्लेस गांव सेंटर से उठा के तेंदुआ उसको सुबह 6 बजे उठा के ले जा रहा है। ये तो बड़ी दुखद घटना है क्षेत्र के लिए, गांव के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग एक ही है कि जब तक शूटर नहीं आएंगे तब तक हम बॉडी को उड़ने देंगे। देखिए, आज
प्रातः मुझे वन क्षेत्राधिकारी श्री दिनेश नौटियाल जी ने मुझे फोन करके बताया कि पौड़ी शहर के पास बाड़ा ग्राम में एक नेपाली मूल के व्यक्ति जिनका नाम लक्ष्मण शाही है, उनको तेंदुए ने उठा लिया है, उनकी मौत हो गई है। जिसके क्रम में मैंने उनको तत्काल निर्देशित किया कि वन विभाग की एक टीम वहां ले जाए तथा जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी हम बॉडी को रिकवर करें और सारे साक्ष्य हम एकत्रित करें। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रैंक्विलाइज और जो ये पिंजरा लगाने की बात करते हैं और गांव वालों को गुमराह करते हैं, इसी का नतीजा है कि आज एक घटना और हो गई। ये चौथी पांचवी घटना है और सरकार और जो विभाग है उसके पास, सरकार और विभाग के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि ग्रामीणों को इससे निजात दिलाई जाए। हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट शूटर ही इसका सही रास्ता है कि प्राइवेट शूटर लगाकर जो कम से कम जो आदमखोर है उसको तो मार दिया जाए। सरकार से ऑर्डर हो कि बाघ को मारा जाए और हमें दिखाया जाए। यहाँ पे अभी तक कौन कौन लोग आ रखे हैं? अभी यहाँ पे एसडीएम मैडम आ रखी है, बस डीएफओ साहब, हाँ जी, विधायक नहीं आ रखे और डीएम मैडम भी नहीं आ रखी। आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे, मतलब क्या है क्यों बैठ रहे हो आप ऐसे? कि डीएम मैडम आए और आदेश दे कि बाघ मारा जाए। देखिए, हमने तो सुबह सुना, हम लोगों ने ये घटना हमने सुबह सुनी। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अपनी सेफ्टी अपने साथ लेके चलो। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग 10 लोगों को साथ में लेके जाओ। अब हमने मार्केट जाना है, घर में किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, गांव में भी आना है, गांव में बच्चों, छोटे बच्चों ने स्कूल भी जाना है ना, लोगों की गाय भैंस है, उसके लिए घास के लिए भी जाना है लोगों ने। जो बाघ ने जो उनको खाया है आदमी, हम उसकी पूरे साथ जाएंगे, बाघ मारा जाएगा, बाकी संपन्न हो जाएगा। इसलिए दंगलबाजी नहीं चलेगी कि आज यहाँ है तो कल वहाँ पकड़े, वहाँ कल वहाँ छोड़ रहे, ऐसा नहीं होगा। बाघ मारा जाएगा तो जनता को दिखाई जाएगा। आए नहीं अधिकारी, तो अधिकारी होना क्या है? कोई अधिकारी दिखाई दे रहा आपको यहाँ? यहाँ छोड़ के क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? डीएम का डीएम का है, ये तो बोलो। रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद देहरादून में सशस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, जिला अधिकारी सबीन बंसल ने ऐसे 827 सशस्त्र धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जिन्होंने एक से अधिक हथियार रखे हुए थे। और आपको बता दें, NDAL पोर्टल पर अपना UIN जनरेट नहीं कराया था। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा आयुध नियम 2019 के तहत अब एक व्यक्ति अधिकतम 2 सशस्त्र ही रख सकता है। इसके बावजूद कई लाइसेंस धारकों ने नियम का पालन नहीं किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे सशस्त्र धारकों के खिलाफ अभियान चलाया है और अतिरिक्त हथियार जमा कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए, होल्डिंग लाइसेंस, आर्म्ड लाइसेंस ब्रिंग्स अलोंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो जहाँ पे अति आवश्यकता है, कोई जीवन सुरक्षा का भय है, कोई पूर्व वारदात हुई है स्वयं के साथ, परिवार में, तो नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं। तो उसी में जो लाइसेंसेस हैं वो अनुमन्य किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस ऐसे संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे 2 से भी अधिक धारकों के पास 2 से अधिक लाइसेंसेस पोजेशन। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर चमोली जिले से है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकास खंड गैरशेड की न्याय पंचायत अदी बद्री में एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरव कुमार ने की है। कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें, स्कूली बच्चों की सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुई। इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ भी दिया गया है। बता दें, इस शिविर में कुल 104 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें सड़क निर्माण में देरी, पेयजल और बिजली की समस्या, बिना पानी के बिल आने, जंगली जानवरों से फसल की नुकसान, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अस्पताल, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन निर्माण से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रही हैं। इसी आपदा में हुआ है, बाकी उससे पहले ठीक हुआ सर। जी सर, बाकी सर
नौखा रोड हमारा एक नौखा रोड था, उसके लिए कोई वो नहीं है। सर उनके परिवारियों से हमने काफ़ी पहले उसमें जब पेपर वगैरह भेजे थे तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि रोड में क्रैश बैरियर लगाया जाए पहले, तो सर लेकिन वो ग्रामीण सड़क है तो क्रैश बैरियर की कोई योजना हमारे यहाँ अभी ग्रामीण सड़कों के लिए नहीं है, तो वो उस ऑब्जेक्शन की वजह से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब भेजा गया है ऑलरेडी 18 फिल्म वाली अलग ही है सर कि नीचे मत तालाब करके। हाँ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।